सभी को नमस्कार। हरिओम। सभी को नमस्कार। नमस्कार। कोई कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरी आवाज़ आ रही है? नमस्कार चंचल जी, राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शनिधाम परिवार के सभी सदस्यों, सभी श्रोताओं, दर्शकों एवं सभी अन्य बंधुओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है एवं सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज शनिधाम परिवार के तरुण आयाम का 16वां पुष्प का व्याख्यान आप सभी के सामने प्रस्तुत है। मैं भरत बाथम, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पूर्व से विदित है कि जो आज का विषय है, जिस विषय पर मुझे आज अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा गया है, बताया गया है, वो विषय है पाश्चात्य संस्कृति के प्रति भारतीय युवाओं का बढ़ता आकर्षण। तो हम सब लोग इस विषय से भली भांति परिचित हैं। जैसा कि विषय है पाश्चात्य संस्कृति के प्रति भारतीय युवाओं का बढ़ता आकर्षण। हम सभी युवा हैं और पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें युवाओं की सर्वाधिक जनसंख्या है। सर्वाधिक युवा भारत में ही है। कहा जाए तो विश्व में जो युवा देश है वो युवा देश भारत ही है। बाकी सब देशों में जनसंख्या में युवाओं की संख्या बहुत कम है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें युवाओं की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अब जो विषय है हमारे पास में आज, जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं, जिस पे विचार व्यक्त करने वाला हूँ मैं, और आप सब लोग भी अपने कमेंट के जरिए अपने विचार व्यक्त करेंगे कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रति भारतीय युवाओं का बढ़ता आकर्षण। तो ऐसा क्या है पाश्चात्य संस्कृति में जिसके प्रति हमारे यहाँ का युवा उसके प्रति आकर्षित हो रहा है? ऐसा है क्या जो हमारे भारत में नहीं है, हमारे पास नहीं है और दूसरे देशों से हमें मिल रहा है और वहाँ पर हमें जाना पड़ रहा है? तो ये मन में विचार ये आता है कि भारतीय संस्कृति में कुछ या तो कमियां रह गई हैं जिसके कारण हमें दूसरे देशों की संस्कृति अपनाना पड़ रही है, दूसरी सभ्यताओं को अपनाना पड़ रहा है, या फिर दूसरी सभ्यताओं का प्रोपोगंडा या प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा है कि हम अपने आप ही उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। हो सकता है कि हमारे पास में वो चीज़ है लेकिन हमें उसका ज्ञान ही नहीं है और हम सोच रहे हैं केवल अमेरिका के पास ही वो है और हम अमेरिका जैसा ही उसका अंधानुकरण जिसे कह सकते हैं, किसी भी सभ्यता का, संस्कृति का अंधानुकरण हम कर रहे हैं। ये भी हो सकता है। तो आज हम इन्हीं विषयों पर, इन्हीं बिंदुओं पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है। तो इसमें सबसे प्रथम बात यह है कि हमें ये पता करना पड़ेगा संस्कृति और सभ्यता आखिरकार है क्या। तो सैद्धांतिक बातें मैं नहीं करूँगा क्योंकि सैद्धांतिक बातें रिसर्च पेपरों में, शोध पत्रों में, किताबों में, पुस्तकों में बहुत अच्छी लगती हैं और वहाँ पर रखी भी रहती हैं, किंतु समस्या ये है कि उन्हें वहाँ पर रखे रहने के बाद भी कोई पढ़ता नहीं है और पढ़ने के बाद भी अपने जीवन में नहीं उतारता। तो अगर मैं किसी रिसर्च पेपर को उठा करके आपके सामने पढ़ दूंगा या किसी पुस्तक में से पढ़ के बताऊंगा या कोई सैद्धांतिक विषय वस्तु बताऊंगा तो उसका अधिक महत्व नहीं है। मैं थोड़ी सी कुछ ही 4-5 बात करूंगा जो कि
व्यवहारिक होंगी। व्यवहारिक रूप से कहा जाए तो संस्कृति या सभ्यता क्या है? संस्कृति क्या होगी? संस्कृति हमारे जो विचार हैं, हम जिन मानबिंदुओं को लेकर, जिन नियमों को लेकर चलते हैं, जिन पर हम आज खड़े हैं, जिनके अनुसार हम अपनी दैनिक जीवनचर्या का पालन करते हैं, जो हमारे व्यवहार से झलकती हैं, वो हमारी संस्कृति है। जो हम मन में सोचते हैं, जैसा हमारा विचार होता है, उसके अनुरूप हम कार्य करते हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथों से हमें प्राप्त हुई हैं, या फिर जिनको हम आचरित करते हैं, जो हमारे आचरण में दिखती है, वो हमारी संस्कृति है। और सभ्यता हमारे जो पूर्वज हुए, उन पूर्वजों ने या मनुष्य ने, सभ्यता हर व्यक्ति की, हर प्राणी की हो सकती है। आवश्यक नहीं है कि मनुष्यों की सभ्यता को मानव सभ्यता हम कहते हैं, और दूसरी प्रजाति या जाति होगी, उसकी जाति, उस सभ्यता को हम उनकी सभ्यता कहेंगे। तो मानव सभ्यता में अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम हम इस पृथ्वी की उत्पत्ति से ही प्रारंभ करते हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात जब यहाँ पे मानव जीवन प्रारंभ हुआ, तो मानव जीवन जब प्रारंभ हुआ, उस समय से अगर देखा जाए तो सबसे प्राचीन सभ्यता यदि कही जाए तो भारतीय सभ्यता, सनातन सभ्यता हमारी है। सभ्यता क्या होती है? सभ्यता जो हमारे पूर्वज हैं, मनुष्य ने या हमारे पूर्वजों ने, या जिस एक भूभाग पर जो कुछ लोग रह रहे हैं, उनने अपने रहने के लिए जिस प्रकार की विषय वस्तु, परिस्थिति, स्थिति के अनुसार, देश काल के अनुसार उनने जो नियम बनाए, उनने नियम बना करके उनका पालन किया और अनुसंधान किया, उनको अपने आचरण, जीवन के में आचरित किया, उनको आचरण में लाए, तब उनको पता चला कि हाँ ये सही है। जब सही पता चला, उनको लगा कि हाँ ये सही है, इसके बाद उनने वैसी की वैसी अपने नीचे अपने बच्चों को या अपनी आने वाली पीढ़ियों को वो जो नियम दिए, उनको हम सभ्यता कह सकते हैं। ये व्यवहारिक बात है। सैद्धांतिक या थ्योरी में अगर देखा जाएगा तो जो परिभाषाएं अलग अलग संस्कृत सभ्यता की दी हैं, वो अलग अलग लोगों ने, अलग अलग विद्वानों ने दी होगी। ये मैं केवल व्यवहारिक रूप से बता रहा हूँ, जन सामान्य के समझने योग्य, कि जो नियम हमारे मन में, हमारे ऊपर आचरित किए गए, उनको हमने अपनी सभ्यता कहा। अब मानव सभ्यता में देखा जाए आज की स्थिति में, तो सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वो भारतीय और सनातन सभ्यता है। जब से मानव उत्पन्न हुआ, तब सबसे पहले जो देवभूमि कहा गया, देवभूमि हमारा भारतवर्ष, जम्बूद्वीप भारतवर्ष जो हमारा है, इसे देवभूमि कहा। पूरा आर्यवर्त जो है, सबसे पहले यहीं पर सब मानवीय सभ्यता फली फूली। यहाँ से जाकर के अन्य देशों तक सभ्यता गई। वहाँ पर जो देश काल परिस्थिति थी, उसके अनुसार बदलते गए। तो आज जब देखा जाता है, कई सारे शोध पत्रों में और पुस्तकों में भी अगर पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा, तो उनमें दिया गया है कि भारतीय सभ्यता आज की दृष्टि से देखा जाए तो सामान्यतः कम से कम 5000 वर्ष पुरानी तो है ही। बाकी अन्य सभ्यताओं से श्रेष्ठ है। बाकी अन्य सभ्यताएं उसके बाद में आईं। और यदि देखा जाए तो हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हम देखेंगे, पढ़ेंगे तो पता चलेगा लाखों हजारों वर्षों पूर्व हमारी भारतीय सभ्यता है। यदि रामायण काल में हम जाएंगे तो जो राम सेतु मिला हुआ है, राम सेतु जिसको आज सब लोग जानते हैं, सब मानते भी हैं कि हाँ राम सेतु है, तो राम सेतु को देखा जाए तो राम सेतु लाखों वर्ष पुराना राम सेतु है। जब भगवान श्री राम ने लंका विजय के लिए, लंका पर पहुंचने के लिए समुद्र पर सेतु बंधन किया था, तो हजारों लाखों वर्ष पुराना हमारा राम सेतु है। तो उस समय की, जब राम सेतु जैसा हम इतना बड़ा निर्माण कार्य कर सकते हैं, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारतीय सभ्यता कितनी प्राचीन है और भारतीय सभ्यता कितनी सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद भी, इतने साक्ष्य मिलने के बाद भी आज फिर हमें इस विषय पर विचार करना पड़ रहा है कि पाश्चात्य संस्कृति जो है, पश्चिमी जो सभ्यता है, उस पर हमारा युवा उसके प्रति क्यों आकर्षित हो रहा है, उस पर हमें बात करना पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ कारण है
सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में कोई कमी रह गई है क्या। तो यदि आप लोग ठीक से देखेंगे और अध्ययन के बाद भी पता चलेगा, तो भारतीय संस्कृति में कहीं कोई कमी नहीं रही है। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता एक वैज्ञानिक सभ्यता है, वैज्ञानिक संस्कृति है। हमारे यहाँ के हर कार्य में, हर नियम में, हर आचरण में कुछ ना कुछ वैज्ञानिकता छुपी हुई है, जो कि पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी संस्कृति में हमें नहीं मिलती। अब देखा जाए तो मनुष्य के जन्म से ही देखते हैं हम, आजकल इतना ज़्यादा पश्चिमीकरण हो चुका है कि शुरुआत से ही, बालक के जन्म से ही लेकर के पाश्चात्य विषय वस्तुएं प्रारंभ हो जाती हैं। जैसे ही बालक का जन्म हुआ तो उसके लिए, अब दोनों संस्कृतियों के बीच का मैं अंतर बताऊंगा कि पाश्चात्य संस्कृति में क्या किया जाता है और भारतीय संस्कृति में क्या किया जाता है। इससे आप लोग अंदाज लगा सकते हैं कि किस प्रकार कौन सी संस्कृति सभ्यता श्रेष्ठ है और किस प्रकार हमारे भारतीय युवा उस संस्कृति के प्रति ज़्यादा रुझान दे रहे हैं और आकर्षित हो रहे हैं। तो जब बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म होते ही उसके लिए वस्त्रों की आवश्यकता, तो जो छोटे छोटे बालक का जन्म होता है किसी का भी, तो उनके लिए वस्त्र की जो आवश्यकता होती है, तो आजकल इस प्रकार के वस्त्र देने लगे हैं हॉस्पिटल में भी, जो कि बच्चों के अनुकूल ही नहीं। उनका डिजाइन इस प्रकार का बना हुआ रहता है जो कि पाश्चात्य संस्कृति में या पश्चिमी सभ्यता जैसा होता है। यदि हम अपने घर से बच्चों के लिए वस्त्र लेकर के जाते हैं तो वे वस्त्र ठीक हैं, लेकिन हॉस्पिटल में और या अन्य भी बाज़ारों में जो छोटे छोटे बच्चों के लिए वस्त्र मिलते हैं, वे भी आजकल इस प्रकार के मिलने लगे हैं कि उनसे झलकता है कि हाँ, ये भारत का तो है ही नहीं। और उसके यदि हम पहले देखा जाए, जब घर में डिलीवरी होती है या फिर अन्य माताएं बहनें जब रहती हैं, तो घर के जो वस्त्र होते हैं उनको एक अलग से बनाया जाता है, जिनको देख करके कह सकते हैं कि हाँ, यह भारतीय वस्त्र है। फिर हम नाम पर आते हैं, तो आजकल हम बच्चों के नाम रॉकी, अब रॉकी का कोई अर्थ है क्या? हनी, बंटी, मतलब इस प्रकार के बच्चों के नाम होते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में जो बच्चों के नाम होते थे, वो या तो हमारे दादाजी के नाम पर, या हमारे पूर्वजों के नाम पर, या हमारी आगे की जो 2 पीढ़ियां निकल गई हैं उनमें जो नाम होते थे, उन्हीं के नाम पर हम अपने बच्चों के नाम रखते जाते थे। उसके 2 कारण थे। क्यों? कि या एक तो हम, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे दादाजी, दादाजी के दादाजी, दादाजी के दादाजी, उनके नाम आते रहे, हम उनके नाम को एक तो भूलें ना, एक वो। दूसरा, हम अपने देवी देवताओं और भगवान और अपने पूर्वजों के नाम पर रखते थे, जिस नाम से उनकी, यदि किसी का नाम रखा दिवाकर, दिवाकर का अर्थात क्या? सूर्य के समान। तो जिस प्रकार सूर्य है वैसा वो बने। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम रहेगा वैसा उसके अंदर गुण आएंगे, वैसे जैसा नाम आएगा वैसे नाम रहेगा, वैसे गुण आएंगे, और जैसे गुण रहेंगे वैसा आचरण करेगा। इसलिए हमने उसका नाम दिवाकर रखा, हमने उसका नाम मनु रखा, हमने उसका नाम राम रखा। इस प्रकार हमारे भारतीय माता पिता अपने बच्चे का नाम रखते हैं। लेकिन अब आजकल क्या कर दिया, उसका नाम हम रॉकी रखेंगे, हनी रखेंगे, और तो और सबसे दुष्परिणाम ये है कि दादा दादी ने, माता पिता ने अच्छा नाम रख दिया, उसका दिवाकर रख दिया। उसका नाम क्या बोल देंगे अब? दिवी। लड़के का नाम है दिवाकर, लेकिन अब उसको बोलचाल की भाषा में उसके दोस्तों ने और कॉलेज में और स्कूल में क्या बोलने लगे आसपास? दिवी। कैसे बोलेंगे? हाय दिवी। अरे भाई, उसके माता पिता ने अच्छे भले से नाम रखा है उसका दिवाकर, आप उसका दिवाकर नाम लीजिए ना। अब दिवी का मतलब क्या होता है? कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उसका नाम तो अच्छा रखा था, अब नाम का अर्थ दूसरा निकल आया, उसको दिवी दिवी कह करके उसका पूरा दिवाला ही निकाल दिया बच्चे का, बेचारे का।
जैसे उसको दिव्य कहते हैं, जिस प्रकार से हम ये, अब शोध की बात, शोध शोध ये कहता है कि जो भी मनुष्य, जो भी व्यक्ति जिस नाम को या जिस शब्द को हमेशा सुनता रहता है, उस शब्द के प्रति या उस शब्द में छुपे हुए निहित गुण उस मनुष्य या व्यक्ति विशेष पर पड़ते ही पड़ते हैं। तो जब वो 24 घंटे दिवी दिवी सुनेगा तो वो तो दिवी जैसा बन ही जाएगा। अगर वो 24 घंटे राम 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 सुनता तो राम जैसा बनता। लेकिन नहीं, आसपास के बात, उसके माता पिता की कोई गलती नहीं उसमें, उनने सही नाम रखा, लेकिन आसपास के लोगों ने उसके नाम का क्या कर दिया, दिवाला कर दिया, पूरा दिवी कर दिया। तो इस प्रकार नामों के साथ छेड़छाड़ हम लोगों ने करना शुरू कर दिया। फिर यही नाम, ये नाम जो होते हैं राशि के अनुसार, जन्म नक्षत्र के अनुसार उसको दिया जाता है। बालक जो पैदा हुआ उसको जन्म नक्षत्र के अनुसार और राशि के अनुसार नाम दिया जाता है, जिससे कि उस पर शुभ अशुभ फल मिले, जिस शुभ अशुभ फल मिलता है उसका, और उसके अनुसार उसको आचरण भी प्राप्त होता है। लेकिन वैसा कुछ होता ही नहीं, उसका नाम ही बदल दिया जाता है। पहले तो नाम रखते ही नहीं है वो, क्या बोलते हैं, पंडित जी के पास जाकर के अगर उसका नाम सुधवाएंगे या नाम पता करेंगे तो उसको पुरानी सभ्यता माना जाएगा। नहीं, वो आज हमारे फैशन में नहीं है, अब कौन जाता है पंडितों के पास, अब हम खुद ही रख लेंगे नाम, माता पिता खुद ही नाम रख लेते हैं, दादा दादी से पूछते ही नहीं है, ये भी हो जाता है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद फिर थोड़ा सा बालक बड़ा होगा, बड़ा होने के साथ साथ जैसे ही वो अब नाम उसका ठीक हुआ, फिर आते हैं बात उसका जन्मदिन मनाने पे। अब जब हम जन्मदिन मनाएंगे तो जन्मदिन क्यों मनाया जाता है कि आपका 1 वर्ष पूर्ण हो गया या 5 वर्ष आपके पूर्ण हो गए। तो जन्मदिन मनाने का उद्देश्य सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति में इसलिए होता है कि आप समीक्षा कीजिए, आप 5 साल के हो गए हो, 5 साल में आपने क्या क्या कर लिया। आप 20 साल के हो गए हो, आप समीक्षा कीजिए कि 20 साल तक आपने क्या किया, आखिरकार समाज को क्या दिया, अपने माता पिता को क्या दिया, आपने अपनी क्या उन्नति की, इसकी समीक्षा कीजिए। लेकिन नहीं, जन्मदिन मनाने की पद्धति ही बदल गई। जन्मदिन मनाने की पद्धति क्या हो गई है, हम एक केक लाएंगे, केक को काटेंगे, मोमबत्तियां लगाएंगे, मोमबत्तियों को बुझाएंगे, फिर एक बड़ी सी पार्टी देंगे, पार्टियों में शराब पिएंगे, भोजन करेंगे उल्टा सीधा, उसके बाद में हमारा जन्मदिन मन गया। रात भर सोएंगे, नए कपड़े लाएंगे, खर्चा कराएंगे माता पिता से, इस प्रकार का जन्मदिन हो गया। जन्मदिन मनाइए, हर्षोल्लास के साथ मनाइए। लेकिन भारतीय संस्कृति में क्या है, हम जन्मदिन है हमारा, तो क्या हम दीपक बुझा रहे हैं, प्रकाश को बंद कर रहे हैं, मोमबत्तियां बुझा रहे हैं, बुझाने से तात्पर्य क्या, हम प्रकाश से दूर हो रहे हैं। मतलब प्रकाश से दूर होना मतलब अंधेरे की तरफ और जाना। तो आगे इसका मतलब तो यही हुआ कि हम जो आगे आने वाले हमारा जीवन है, हम अंधकार में चला जाए। हम अभी तक हमने जी लिया, इसके बाद अब हमने मोमबत्ती बुझा दी, मतलब हमारा काम खत्म, अब जीवन हमारा समाप्त, अब हम आगे अंधकार में चले जाएंगे, यही होगा। इस प्रकार की पाश्चात्य संस्कृति है, पश्चिमी सभ्यता की, मोमबत्ती बुझा करके, पैसे बर्बाद करके, और ये हमारा जन्मदिन मनाएगा। भाई जन्मदिन मनाइए, जन्मदिन मनाकर हर्षोल्लास के साथ मनाइए, आप पार्टी दीजिए, उसमें सात्विक भोजन रखिए, गरीबों की, दीन दुखियों की सेवा करिए। उस दिन समीक्षा कीजिए कि मैंने क्या किया, इतने वर्षों तक मेरा इतना जीवन काल का समय व्यतीत हो गया, क्या मेरा फालतू समय व्यतीत हो गया है, मैंने कुछ अगर नहीं किया है तो मैं आगे और भी अपना जीवन, आगे के लिए जो मेरा जीवन बचा है उसको सुधारूं, उसमें और अच्छे अच्छे कार्य करूं। लेकिन नहीं, हम लोग क्या करेंगे, पार्टियां करेंगे, शराब पिएंगे, उल्टा सीधा भोजन करेंगे, भोजन करने के पश्चात रात भर सो जाएंगे, सुबह से फिर वही का वही कार्य प्रारंभ, जैसा हम पिछले वर्ष करते आए थे। जन्मदिन मनाने की पद्धति इस प्रकार की हो गई है। केक काटना, भाई केक काटने से क्या हो जाएगा, आप किसी 2 दीनों को, गरीबों को घर में बाहर शुभकामना लीजिए, सबसे बड़ों से आशीर्वाद लीजिए। इसके बाद आप आपका ईश्वर दर्शन करिए, मंदिर जाइए, दीन दुखियों की सेवा करिए, अपना जन्मदिन उनके साथ मनाइए। लेकिन हम ऐसा करते ही नहीं। हम दोस्तों को बुलाएंगे, पार्टियां देंगे। ये मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ, बच्चों की
बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को तो माता पिता संभाल लेते हैं आजकल, फिर भी कई सारे जो संगठन हैं और सब लोगों में थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, तो एक नया तरीका निकाला है। केक तो जरूर काटेंगे, मोमबत्ती भी जलाएंगे, मोमबत्ती को जलाने के बाद में वहां से उठा करके दूसरे स्थान पर रख देंगे, बुझाएंगे नहीं भाई हम, लेकिन केक जरूर काटेंगे। अब पता नहीं केक में कौन सा क्या बड़ा विचित्र अमृत प्रकार से बनता है केक, समझ में नहीं आती क्या केक में होता क्या है ऐसा। लेकिन ठीक है, केक काटिए, किंतु अब केक काटने से भी क्या होगा, केक काटने के बाद में जो आसपास के दोस्त हैं उसके ऊपर की जो क्रीम है उसको उठा करके सबके चेहरों पर लगा देंगे। भाई ये कौन सा तुम्हारा जन्मदिन मनाने का तरीका है, कपड़े और खराब कर दोगे। तो इस प्रकार से जो पाश्चात्य संस्कृति में जो जन्मदिन मनाने की पद्धति है, वो उस पद्धति ने हमारी जो पूर्व पद्धति थी, भारतीय संस्कृति जो थी, उसको दबा दिया। उसमें यह था कि हम समीक्षा करें अपने जीवन की, लेकिन समीक्षा कोई करता नहीं है। हम पेड़ लगाएं, एक हम पेड़ लगाते नहीं हैं, पेड़ों को काटना, नष्ट करना, ये तो चल ही रहा है खैर, लेकिन हम पेड़ लगाना तो दूर की बात है, पेड़ों में पानी भी नहीं देते। आजकल कई संगठन चल रहे हैं, कई सारे एनजीओ चल रहे हैं जो पौधा लगाओ, पेड़ लगाओ, कई सारे चीज़ें चलती हैं, वो लोग जागरूकता फैला रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें विचार करना चाहिए कि श्रेष्ठ क्या है। और ठीक है, श्रेष्ठ छोड़िए, हमारा अपना क्या है, हमारा जो खुद का है हम उस पर गर्व करें ना। ठीक है, हम मानते हैं कि हमें, चलो एक बार को ये भी मान जाते हैं कि हमारी संस्कृति श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन है तो हमारी ना। हमारा छोटा भाई, हमारा बच्चा कुछ गलत करता है तो है तो हमारा वो, हम उसको परिष्कृत करेंगे, सुधारेंगे। मानते हैं हमारी जन्मदिन मनाने की पद्धति में हम केक नहीं काटते इसलिए अच्छा नहीं लगता, पार्टी नहीं देते तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है हम उसको जोड़ देते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति से तो मत भटकिए। हम केक काटेंगे, केक काट लीजिए, उस केक को आप गरीबों के बीच में बांटिए ना जा करके। क्या आपका जन्मदिन है, उस दिन आपने आपके माता पिता से डिमांड रख दी कि मैं तो आज नए कपड़े ही लूंगा। भाई माता पिता की स्थिति नहीं है नए कपड़े दिलाने की, लेकिन नहीं मैं नए कपड़े ही लूंगा। तो ये किस प्रकार की चीज है। जन्मदिन मना रहे हैं आप, जन्मदिन मनाइए, लेकिन अनर्गल खर्चा मत कीजिए, अनर्गल विषय वस्तु का उपयोग मत कीजिए। तो इस प्रकार जन्मदिन की हमारी पद्धति है। ठीक एक तरह से जन्मदिन से भी हम आगे बढ़े, आगे बढ़कर फिर शिक्षा पर आते हैं। शिक्षा, अब आप सब लोगों को पता है और सभी लोग को विदित भी है कि एक मैकाले नाम के बड़े अच्छे अंग्रेजी विद्वान, या उनको कहा जाता है लॉर्ड मैकाले। अब लॉर्ड मैकाले, एक और चीज लॉर्ड शब्द से याद आ गई, मैं बीच में बोल देता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। लॉर्ड, अंग्रेजी में लॉर्ड शब्द भाई, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड राम, लॉर्ड शिवा, और उधर भी देखा जाए तो लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड फलाने, लॉर्ड ढिकाने। भाई आपने हमारे देवी देवताओं के साथ आपके तुच्छ दो कौड़ी के मानवों को, जिनने पूरे मानव संस्कृति को बर्बाद कर दिया, उनको तुलना कर दी। ये कहां से आ गया लॉर्ड शब्द भाई। तो लॉर्ड का मतलब हम भगवान श्री राम के आगे भी लॉर्ड लगाएंगे और मैकाले के आगे भी लॉर्ड लगाएंगे। तो विचार कीजिए आप लोग, ये आपको विचार करना है कि लॉर्ड है क्या आखिरकार। एक सम्मानजनक शब्द को आप भगवान की, ईश्वर की तुलना उससे कर दी आप लोगों ने। इस शब्द को भी, ये पाश्चात्य संस्कृति का शब्द है लॉर्ड। जज को भी मी लॉर्ड, माई लॉर्ड बोला जाता है पाश्चात्य संस्कृति में। ये कितना सुंदर शब्द है, न्यायाधीश। उस शब्द को हमारे, मैं क्षमा चाहता हूं बड़े अधिकारियों और जज साहब अगर इस वीडियो को सुनेंगे तो उन सब लोगों को तो थोड़ा बहुत कहना चाहिए कि कितना न्यायमूर्ति, कितना बड़ा शब्द है न्यायमूर्ति, न्यायाधीश। लेकिन नहीं, माई लॉर्ड, जज। अरे भाई, क्या आपकी, हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में कितना अच्छा शब्द है, कितने अच्छे अच्छे उसकी व्याख्या है, उसके बाद भी उसको हम नहीं पूछते। हम उनने पश्चिमी सभ्यता का जो शब्द मिल गया, क्योंकि वो थोड़ा पढ़ा लिखा लगेगा, अगर हम कहेंगे माई लॉर्ड तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा।
लेकिन हम माननीय न्यायाधीश कह देंगे, माननीय न्यायमूर्ति कह देंगे तो जज साहब को बुरा लग जाएगा। लेकिन अगर हम माननीय माननीय न्यायाधीश कहेंगे तो उनको बुरा लग जाएगा। यदि हमने मी लॉर्ड कह दिया, माई लॉर्ड कह दिया तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस चीज को सुधारना चाहिए हमें, ठीक है। अब इसी प्रकार हम बात कर रहे थे शिक्षा पर, तो लॉर्ड मैकाले जो पाश्चात्य संस्कृति में उन्होंने नाम दिया लॉर्ड, मैं तो नहीं कहूँगा, तो मैकाले जी ने एक बड़ी शिक्षा नीति हमारे यहाँ पे बनाई। उनका कहना था कि भारत को अगर नष्ट करना है तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया जाए। सीधी सीधी बात है, ये तो छोटी सी बात है, सब लोग समझते ही हैं कि अगर हमारी शिक्षा ही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने पूरे के पूरे भारत का सर्वे किया, यहाँ के एक एक ग्रंथ को देखा, कहाँ से हमारी जड़ कहाँ पर है वो देखी, तो उनकी समझ में आया कि इनकी सभ्यता और संस्कृति इतनी सुदृढ़ और सर्वश्रेष्ठ है कि ये कभी गुलाम हो ही नहीं सकते। तो उनने क्या किया कि हमारी शिक्षा व्यवस्था और हमारी संस्कृति को ही नष्ट करने का दुष्चक्र चलाया। इसके लिए क्या किया कि शिक्षा पद्धति को ही नष्ट कर दो, गुरुकुलों को ही नष्ट कर दिया। जो गुरुकुल में शिक्षा व्यवस्था दी थी उसको ही नष्ट कर दिया। केवल आप अंग्रेजी पढ़िए, मतलब उसने कहा था कि मैं काले अंग्रेज बनाऊंगा, गोरे अंग्रेज तो होते ही हैं, मैं काले अंग्रेज बनाऊंगा, अर्थात हम भारतीयों को अंग्रेज बना देंगे। तो वो चीज आज फलीभूत हो रही है। हमारी शिक्षा व्यवस्था नहीं रही पहले जैसी, और आजकल हम शिक्षा का मतलब क्या हो गया, विद्या। पहले विद्या को हम कहते, हमारे ग्रंथों में, मनुस्मृति में, और हम लोग सुनते ही हैं, सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वो है जो विमुक्त कर दे। विमुक्त कैसे कर दे? हमारा जो जीवन है, हमारे जो दोनों लोक हैं, हमारे दोनों लोक सुधार दे, इहलोक और परलोक सुधर जाए, हमें अज्ञान से विमुक्त कर दे। ये हमारी शिक्षा थी, विद्या थी, सा विद्या या विमुक्तये। आजकल क्या कर दिया है, सा विद्या या नियुक्तये, अर्थात विद्या कौन है? विद्या वो है जो नियुक्ति करा दे। अरे भाई, अगर आपके अंदर योग्यता होगी, विद्या होगी, तो नियुक्त होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कहीं भी। तो आजकल की हमारी विद्या को, आजकल हमारी विद्या को क्या कर दिया है, पूरा का पूरा धन कमाने के लिए, धनार्जन के लिए समर्पित कर दिया। विद्या कौन है कि जो जिससे धन इकट्ठा हो जाए, बस, और दूसरा कुछ नहीं। लेकिन ऐसा ये किसने किया? ये मैकाले और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति जो आजकल शिक्षा चल रही है हमारी, उसके अनुसार। किंतु अगर हम हमारी सभ्यता संस्कृति में देखेंगे तो हमारी विद्या थी हमको विमुक्त करने वाली, अज्ञान से दूर रखने वाली विद्या, अर्थात सरस्वती। लेकिन आजकल क्या कर दिया है, लक्ष्मी जी को फ्रंट में ला दिया भाई, कि आपको विद्या काय के लिए चाहिए? केवल धन कमाने के लिए। दूसरा कोई उद्देश्य है ही नहीं विद्या का, कि मात्र धन कमाना है। और मैं तो कहता हूं कि आजकल हर युवा का भी यही मोटिव हो गया है कि केवल कमाओ, खाओ और सो जाओ, कोई मतलब नहीं। किसी भी प्रकार से कमाइए, किसी भी प्रकार से खाइए और किसी भी प्रकार से सो जाइए, सुबह उठ करके भी वही चीज। ये हमारे युवा की आज स्थिति हो गई है। क्यों हो गई? क्योंकि शिक्षा वैसी हो गई ना, शुरू से हमें मिला ही नहीं कि हमें करना क्या, पता ही नहीं है। लास्ट तक कॉलेज में पढ़ते पढ़ते तो बाद में पता चलता है कि करना क्या है। कॉलेज से जब पास आउट होने लगते हैं उसके बाद पता चलता है कि करना क्या है। तब तक तो पता ही नहीं चलता, जब तक आधी उम्र निकल जाती है। तो इस प्रकार हमारे युवा की जो शिक्षा पद्धति है वो भी, भारत की जो शिक्षा पद्धति है वो भी नष्ट हो गई। जो गुरुकुल की शिक्षा पद्धति थी, जिसमें सभी प्रकार का ज्ञान हमें मिलता था, व्यवहारिक ज्ञान, सैद्धांतिक ज्ञान, सभी विषयों का ज्ञान, आजकल तो केवल एक विषय चयन कर लेते हैं और उसी विषय के पीछे पड़ जाते हैं। केमिस्ट्री वाले को मैथ नहीं आता, मैथ वाले को केमिस्ट्री नहीं आती, ये स्थिति है। जीव विज्ञान वाले से पूछे तो वो कह देगा सर मुझे मैथ नहीं आता है, थोड़ा सा मैथ में कमज़ोर हूँ, जीव विज्ञान मेरा बहुत अच्छा है। दर्शन शास्त्र वाले से पूछ लेते हैं सर मेरी दर्शन शास्त्र तो अच्छा है लेकिन इतिहास सर मेरा थोड़ा सा कम है सर। भाई क्यों है कम? आप पढ़ रहे हो ना।
आप निष्णांत तो हो गए किसी विषय में, और आप उस विषय में निष्णांत हो गए, उसके बाद कहते हैं दूसरे विषय का ज्ञान ही नहीं है भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि आप एक ही विषय के पीछे पड़े रहे, आपको केवल जो शिक्षा पद्धति है उसने एक ही ओर धकेल दिया। हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति में ऐसा नहीं था। सभी विषयों का आपको ज्ञान कराया जाएगा, सभी विषयों का व्यवहारिक ज्ञान आपको, सूक्ष्म ज्ञान आपको होगा, सामान्य ज्ञान सभी विषयों का आपको होगा। इसके पश्चात एक ऐसा विषय होगा जिसमें आप पूरे निष्णांत होंगे। किंतु आजकल वही स्थिति, हमें एक विषय में कुछ भी करा लीजिए। एक विषय तो दूर की बात है, यहाँ तो 12वीं पास होने के बाद में जो विद्यार्थी कॉलेज में आ जाता है उसको पता नहीं रहता कि 12वीं में मैंने कौन कौन से विषय पढ़े थे। मैं एक शिक्षक भी हूँ, मुझे अपने आप पे गर्व है कि मैं एक शिक्षक भी हूँ। तो मैं विद्यार्थियों से जब पहली क्लास लेता हूँ तो उसमें पूछता हूँ कि आपके 12वीं क्लास में आपके कौन कौन से विषय थे। विषय बताने के जो विद्यार्थी विषय बता, कुछ विद्यार्थी की संख्या रहती है जो विषय भी नहीं बता पाते। जो विषय बता देते हैं उनमें से सबकी स्थिति यही रहती है, वो पाठ्य पुस्तक का नाम और उसका जो पहला पाठ था, पहला अध्याय था या दूसरा तीसरा जो अध्याय था, वो नहीं बता सकते कि हमने ये पढ़ा था सर। ये हमारी शिक्षा पद्धति हो गई है। ये क्यों हो गई? क्योंकि हमने आधुनिक जो शिक्षा पद्धति है वो हमारी शिक्षा पद्धति नहीं है। अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें प्रयास कर रहे हैं कि हमारी शिक्षा पद्धति पहले जैसी हो जाए। कुछ गुरुकुलों की भी स्थापना हो रही है, लेकिन कहना वही पड़ता है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति थी वो ऐसी नहीं थी। फिर ठीक है, आपको सैद्धांतिक ज्ञान हो जाएगा, प्रैक्टिकल और व्यवहारिक ज्ञान आपको होता ही नहीं है। हमारे यहाँ तो इतने इतने बड़े विद्वान हुए हैं भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में, कि जो महामूर्ख लोग थे, महामूर्ख लोगों को लिए भी 4 महीने में 6 महीने में उनको बड़ा से बड़ा पंडित बना दिया गया। आप लोगों ने सुना होगा पंचतंत्र ऐसे ही 4 राजकुमारों के लिए लिखा गया था जो कि महामूर्ख थे। उन महामूर्खों को केवल पंचतंत्र की कहानियां पढ़ा करके विष्णु शर्मा जी ने उनको विद्वान बना दिया। तो हमारे यहाँ पर तो इस प्रकार की व्यवस्था थी कि बिना पुस्तकों के भी हम मनुष्य को, व्यक्तियों को, बालकों को अच्छे से अच्छा शिक्षित कर देते थे, और सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। ऐसा नहीं था कि आपको केवल एक ही प्रकार की शिक्षा दी जाए या आपको व्यवहारिक ज्ञान ना हो, तो सभी प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता था। ठीक है, इसके बाद शिक्षा व्यवस्था हुई। शिक्षा व्यवस्था भी हमारी चरमरा गई। अब शिक्षा व्यवस्था में भी हमारा युवा क्या कहता है कि मुझे इंग्लैंड जाना है पढ़ने के लिए, अमेरिका जाना है पढ़ने के लिए। भाई वहां पर है क्या ऐसा? आप पढ़ के देखिए ना। हम या फिर वही वाली बात आती है कि आपको पता ही नहीं है कि हमारे पास क्या क्या है। आप वहां जाकर के MBA करेंगे। बहुत सारे लोग मैंने देखा है MBA करने के लिए अमेरिका जाते हैं, या कौन सी यूनिवर्सिटी है वो, बहुत सारे नाम लेते हैं लोग, कैम्ब्रिज। वो एक और कहावत सुनी होगी आप सही लोगों ने कि गांव का जोगी जोगड़ा और आन गांव का सिद्ध। मतलब हमारे यहाँ का जो व्यक्ति है वो तो ऐसा ही है, चल जाएगा, लेकिन दूसरे गांव से जो आया है वो जो कह रहा है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट कह रहा है। भले ही वो हमारे यहीं से सीख करके गया हो, भले ही उसने यहीं से सीख करके, यहीं से 4 बातें सुन करके, यहीं से कॉपी पेस्ट करके अपने यहाँ पे ले गया और अपने यहाँ पे उसकी बात रख दी, और अब हम उसको कह रहे हैं कि नहीं ये सर्वश्रेष्ठ है। भाई अपने हमारे यहाँ के लोग सो गए, जब सोते रहे जब तक वो जा करके उसने अपनी हाथ यहाँ से जो ले गया उसको थोड़ा सा परिष्कृत किया, उसी को समझा और अपनी भाषा में प्रस्तुत कर दिया, और हम उसको मान गए नहीं वो कह रहा है तो सही है, हम कह रहे हैं तो गलत है। MBA करने के लिए आप अमेरिका में जाएंगे, या MBA करने के लिए आप इंग्लैंड में जाएंगे, MBA करने के लिए आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। भाई MBA में ऐसा है क्या? मैंने बहुत सारे लोगों को सुना MBA किया, कहां से किया? कैम्ब्रिज से किया। आपसे पूछ लिया जाए कि चाणक्य का जो नीति शास्त्र है, चलिए चाणक्य को तो दूर रखिए, अपने घर के पिताजी का ही, जो आप जिस घर में पैदा हुए हैं वहीं पे उनसे ही पूछ लीजिए मैनेजमेंट क्या है, वो बता देंगे कैसा होता है मैनेजमेंट। दादाजी से पूछ लीजिए क्या है मैनेजमेंट,
और ज़्यादा बड़ा ज्ञान से चाहिए तो गांव का जो साहूकार होता है उससे पूछ लीजिए क्या होता है मैनेजमेंट। उससे भी नहीं पूछ पा रहे तो गांव के किसान से पूछ लीजिए क्या होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट पिताजी से पूछ लीजिए, जब पिताजी जब बाजार जाते हैं सब्जियां खरीद के लेके आते हैं तो एक 6 माह में एक ऐसा टाइम आता है कि उस समय 1 बोरी प्याज लेकर के आ जाते हैं। 1 बोरी प्याज क्यों लेकर आ जाते हैं भैया? 1 बोरी प्याज इसलिए लेके आ जाते हैं कि जितनी अभी चल रही उतनी चलाइए, ये आगे के लिए हो जाएगी, संग्रहित करके रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे खत्म नहीं होगी, खराब नहीं होगी, क्योंकि उनको पता रहता है कि अगले 2 महीने बाद ये प्याज 100 रुपए किलो हो जाएगी। ये मैनेजमेंट होता है। आप माता जी से पूछ लीजिए ना कि घर में अगर 6 सदस्य हैं तो 6 ही लोगों के हिसाब से ही 6 आटे को तौलती नहीं है कि 6 लोगों के हिसाब से रोटियां बनानी को कि तो मैं तोलूं, नहीं। वो उनका अंदाज ही इतना होता है, उनका मैनेजमेंट ही इतना होता है कि उनको पता है कि 6 लोगों के हिसाब से हो जाएगा और एक व्यक्ति और आएगा तो उसके हिसाब से भी हो जाएगा। ये मैनेजमेंट है भाई। आपने हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे जो मनीषी हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उनमें देखा ही नहीं मैनेजमेंट। आप कौटिल्य का, चाणक्य का अर्थशास्त्र देखिए, विदुर की नीतियां देखिए, आप पढ़िए महाभारत को, आपको मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा क्या होता है। आप सीखिए, गीता को पढ़िए 2 बार, मैनेजमेंट आपको पूरा समझ में आ जाएगा भाई। किस प्रकार मैनेजमेंट किया है कृष्ण भगवान ने, पूरा महाभारत करा दिया और पता नहीं चलने दिया। तो हम जब देखेंगे, हम जब पढ़ेंगे, समझेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि जो हम दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं वो हमारे यहीं पे है, और तो और हमारे खुद के घर में ही है। लेकिन नहीं, हम उसके लिए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, हम उसके लिए अमेरिका जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो छाप लग जाएगी ना। 4 लोग हमारे दोस्त भी हमसे, अरे वाह विदेश से पढ़ करके आया है, और विदेश से पढ़ करके भी आकर के क्या करेगा, यहीं भारत में आकर के बैठेगा। भाई आप विदेश जाइए, जाने की मना नहीं है, आप उस चीज को पढ़िए, ठीक है, वहां की जो अच्छाई है उसको यहां पर लेके आइए, और एक चीज को देखिए कि हमारे यहां भी उससे अच्छा है। ठीक है, किसी कारणवश हमारी सभ्यता में, संस्कृति में या हमारी शिक्षा में कुछ अशुद्धियां हुई होंगी, लेकिन उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। तो हम सुधारने का प्रयास तो करते नहीं है, बाकी हम और जो पाश्चात्य संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास और करते जाते हैं। ये हमारी शिक्षा हुई। आप लोग के हाथ में निर्णय है, देखिए कि किस प्रकार से हम लोग शिक्षा की दृष्टि से भी विदेशों की ओर भाग रहे हैं। और अब तो कोरोना का प्रकोप इतना चल रहा है कि अब तो कोई जाएगा भी नहीं बाहर, फिर भी लोग अभी नहीं मानेंगे, लेकिन जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, दूसरा आता है विषय वेशभूषा। वेशभूषा, वेशभूषा में लोग चुटकुले बनाने लगे हैं अब कि भाई वेशभूषा में हमारे यहाँ पर जो हमारी भारतीय संस्कृति में जो कुर्ता पजामा और धोती कुर्ता ये सब पहनते हैं, तो ये तो चारवाहों की वेशभूषा है। चारवाहों की वेशभूषा से तात्पर्य क्या भैया? भैया चारवाहों की वेशभूषा और हमारी वेशभूषा में तो बहुत अंतर है। चारवाहों की वेशभूषा भी चारवाहे अपनी जो भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार होती है। खान पान, वेशभूषा, ये सब भौगोलिक स्थिति पर, परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। पाश्चात्य संस्कृति में कोट पैंट पहना जाता है। अमेरिका में, इंग्लैंड में, ठंडे प्रदेशों में गर्म कपड़े पहने जाते हैं। गर्म कपड़े अर्थात कोट पैंट, पूरे हैट लगा हुआ और पूरा पैक। कब? ठंड के दिनों में। ठंड के दिनों में कोट पैंट और गर्म कपड़े पहने जाते हैं। इसीलिए अब क्या होता है अमेरिका और इंग्लैंड में और पश्चिम देशों में, क्या होता है वहाँ पे हमेशा ही ठंड पड़ती रहती है, तो वो लोग हमेशा ही कोट पैंट और मोटे कपड़ों में रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे अगर किसी की शादी हो रही होगी और चिलचिलाती चैत की धूप में, अगर मई जून की धूप में भी शादी हो रही होगी ना, तो वो दूल्हा कोट पैंट ही पहनेगा भाई। अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि कोट पैंट अंग्रेज लोग पहनते हैं, वहां पे हमेशा ठंड पड़ती है, इसलिए कोट पैंट पहनूं मैं। कोट पैंट वो पहनते हैं, लेकिन नहीं, वो कोट पैंट आजकल फैशन में चल रहा है तो हम कोट पैंट पहनेंगे भाई। अब कोट पैंट से गर्मी भी, कोट पैंट में आपको एक तो महंगा भी आने वाला है, अंदर 3-3 कपड़े भी रहेंगे, उसको पहनोगे गर्मी भी लगेगी, गर्मी लगेगी, सब कुछ होगा, लेकिन नहीं, पहनेंगे कोट पैंट ही। क्यों? क्योंकि उससे हम बड़े बाबूजी लगेंगे। कोट पैंट पहन करके हमें बहुत अच्छा गर्व महसूस होगा हमारे आप में।
लेकिन हम धोती कुर्ता नहीं पहनेंगे। हमारी वेशभूषा भी हमने जानबूझकर, ये हमारा क्या हुआ, इसमें किसी का दोष नहीं है, जानबूझकर हमने पश्चिमी देशों की कर ली। वहां की स्थिति के अनुसार उन लोगों के लिए वो ठीक है, अगर वो वहां धोती कुर्ता पहनेंगे तो उनको ठंड लगेगी, इसलिए वो धोती कुर्ता नहीं पहन सकते। आपको तो ठंड नहीं लग रही ना गर्मी में, आपको तो गर्मी में गर्मी ही लगेगी भाई, तो आप गर्मी में गर्म कपड़े क्यों पहन रहे हो, कोट पैंट क्यों पहन रहे हो? आप तो आपके धोती कुर्ता पहनिए या फिर आपकी स्थिति के अनुसार वस्त्र पहनिए। लोगों ने चोटी को फैशन बना लिया, एक बड़ा सा पीछे इतना बड़ा जूड़ा टाइप का बना के रख लेंगे, चोटी है केवल, हम भैया हम चोटी बना करके रखें। उसका महत्व तो जानिए, चोटी होती क्या है? नहीं, वो महत्व नहीं जानेंगे, बस फैशन में आ गया हम चोटी बना करके रखेंगे, चोटी बना के रखेंगे। हम दाढ़ी बढ़ा के रख लेंगे, दाढ़ी बढ़ा लेंगे, क्यों बढ़ा लेंगे भाई? फैशन है, दाढ़ी विचित्र प्रकार की, विभिन्न प्रकार की बना बना करके फैशन चल रहा है। फैशन आपके फैशन जो होता है वो स्थिति के, आपकी भौगोलिक स्थिति जो है, वेशभूषा आपकी भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है। आप लोगों को देखा होगा, आप लोगों ने भी, माताएं बहनें छोटी बच्चियां, आजकल वेशभूषा कैसी हो गई है, उसमें ज़्यादा कहने का तात्पर्य नहीं है। एक बार मैं गलती से दिल्ली गया था, तो मेट्रो स्टेशन पर मैंने जो दृश्य देखे थे वो इतने भयावह, मैंने पहली बार अभी तक के अपनी एज में इस प्रकार के दृश्य देखे थे। इतने इतने छोटे कपड़े, इतने छोटे कपड़े कि देखने में अपने को आंखें नीची करना पड़े, लेकिन पहनने वाले को शर्म नहीं आएगी, ना पहनाने वाले को शर्म आएगी, माता पिता को भी शर्म नहीं आएगी। फिर जब उन कपड़ों को पहनते हुए देखने पर कोई कमेंट करता है तब हमें समस्या होती है। फिर हम कहते हैं कि नहीं, जो देख रहा है उसकी आंखें गड़बड़ है। भाई वो उसकी तो आंखें हैं ना, वो तो देखेगा। आप अपने ऊपर तो देखिए कि आपको, आप क्या कर रहे हैं, आप आपकी वेशभूषा में तो रहिए। ठंड लग रही है, ठंड लगने के बाद भी हम अपने कपड़ों को ऊपर नीचे इस प्रकार कर रहे हैं, लेकिन हम गर्म कपड़े या पूरी फुल ड्रेस उस समय नहीं पहनेंगे। इस प्रकार की चीज़ें आपने देखी होंगी। आप लोगों से आग्रह है कि हमारे परिवार में जहां हम परिचित हैं, जिनसे हम इस प्रकार के वेशभूषा पर ध्यान न दें, इस प्रकार की वेशभूषा को न पहने, हमारी स्थिति के अनुसार और हमारी भौगोलिक स्थिति, मौसम के अनुसार, हमारे जो मौसम हैं और ऋतुएं हैं, ऋतुओं के अनुसार हमारे यहाँ कौन सी हमेशा ठंड पड़ती है, हमारे यहाँ ठंड में ठंड के कपड़े पहनिए, गर्मी में गर्मी के कपड़े पहनिए, बरसात में बरसात के कपड़े पहनिए। भाई हमारे यहाँ तो सब सर्व सुलभ है ना, तो उसके अनुसार हम रहें, हमारी वेशभूषा में हम रहें। इसी प्रकार अन्य संस्कृतियों का भी देखें। भैया अरब में जिस प्रकार की संस्कृति है, वहां के लोग वैसे कपड़े पहनते हैं। आप लोग यहाँ पे, आपके पैर गंदे नहीं हो रहे हैं तो आप क्यों अपना ऊंचा कुर्ता और ऊंचा पजामा इस प्रकार से पहन रहे हैं? आप अपने हिसाब से पहनिए ना, अपने यहाँ से रहिए। तो जिस प्रकार हमारी, जहां हम रह रहे हैं, जो जहां का हम खा रहे हैं, तो उस वहां की संस्कृति को तो अपनाइए कम से कम। इस प्रकार हमारी वेशभूषा हो गई है। उसी वेशभूषा को चलते जब कोई कुछ होता है तो उस पर फिर बहुत बड़े बवाल खड़े होते हैं। तो वेशभूषा भी हमारी पश्चिमी संस्कृति की हो गई। वेशभूषा पर भी हमारा युवा आकर्षित हो गया कि नहीं, मैं कोट पैंट ही पहनूंगा, नहीं वो हाफ टी शर्ट। एक और चल गया, एक छोटी सी जानकारी ये बता रहा हूँ, जीन्स का, लोअर जीन्स होती है एक, जिसको पीछे कमर से थोड़ा सा और नीचे सरका लेते हैं युवा लोग और पहनते हैं। उसमें पीछे की हमारे जो वस्त्र हैं वो सब दिखते हैं। वो लोअर जीन्स जो थी, अमेरिका या इंग्लैंड में मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वहाँ के जो कर्मचारी होते थे, जो मोटे कपड़े की जीन्स है वहाँ की, वो जो क्या बोलते हैं, लेबर के लिए वहाँ की जीन्स निर्धारित की गई थी, जो मोटे कपड़े की जीन्स होती है, जिसको नीचे कमर के थोड़ा सा नीचे तक पहना जाता है। वो लोअर जीन्स जो थी वो वहाँ पे कर्मचारियों के लिए, लेबर के लिए बनाई गई थी। उस लोअर जीन्स को हमारे यहाँ के युवाओं ने फैशन बना लिया। थोड़ा सा झुकते हैं तो पूरा का पूरा पीछे का दृश्य सामने आ जाता है। हमें तो पहनने में शर्म आएगी नहीं, सामने वाला जो देख रहा है उसको भले ही शर्म आ जाए। ये हमारी वेशभूषा हो गई है। जो अब ये हमें पता नहीं है कि अंग्रेज लोग या फिर पश्चिमी सभ्यता में, पश्चिमी संस्कृति में वो कपड़ा काय के लिए बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, लेकिन उसको हम पहनेंगे जरूर। वो हमारा फैशन है। उनने एक बार पहन लिया, वो हमारा फैशन हो गया भाई।
भाई आप क्यों हो गया आपका फैशन? आपके आपके कपड़े पहनिए ना, आप राजाशाही कपड़े पहनिए, अपने शेरवानी पहनिए आपकी, कितना पहनना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार की हमारी वेशभूषा हो गई। वेशभूषा भी हमारी पश्चिम संस्कृति की जो वेशभूषा, उसकी तरफ हम आकर्षित होने लगे, तो हमें वो भी आकर्षित देखते हैं कहाँ तक फलीभूत होगा, कहाँ तक हमारी संस्कृति बच पाएगी, कहाँ तक हमारे धोती कुर्तों को देखा जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान में आती है, भला हो उन इस्कॉन वालों का कि उनने अंग्रेजों को धोती कुर्ता और साड़ी पहनना सिखा दिया। पश्चिमी सभ्यता के लोग, पश्चिमी संस्कृति के लोग धोती कुर्ता पहनना सीख गए, और आजकल आज हमारे युवा को धोती पकड़ा दीजिए और उससे कह दें कि आप धोती पहनिए, दोनों तरफ कांच लगाने वाली धोती पहनिए, तो हमारा युवा 2 घंटे या 3 घंटे में नहीं पहन पाएगा, और वो अंग्रेज और पश्चिमी लोग जो हैं वो पहनने लगे। क्यों? क्योंकि हमारे युवा ने पहनी ही नहीं, उसे दिक्कत हो रही है। एक नया तरीका निकाल लिया धोती पहनने का, क्या? उसको धोती को सिलवा लेते हैं लोग, धोती की जो दशा है धोती जैसी होती है उसको सिलवा लिया उसमें। चलो ठीक है, कम से कम यहाँ तक संस्कृति बचाने के लिए किया तो सही, लेकिन फिर भी हमें हमारी जो परिधान है वो पहनना आना चाहिए। महिलाओं, माता बहनों को साड़ी पहनना ही नहीं आती, उनको वो बस केवल उनके जो परिधान हैं पाश्चात्य संस्कृति के अच्छे विचित्र तो नाम हैं, टॉप और वो क्या एक और चलता है स्कर्ट। भाई नाम समझ में ही नहीं आएगा कहाँ से कहाँ तक क्या है, लेकिन नहीं, हमें पता होना चाहिए स्कर्ट होता है, हम वो पहनेंगे, ये टॉप पहनेंगे। टीवी में, सोशल मीडिया पे इस प्रकार के वस्त्र आने लगे हैं कि उनको देखने में भी शर्म आ जाए, लेकिन नहीं, हम पहनेंगे उनको। क्यों? क्योंकि वो दिख रहा है, क्योंकि वो विदेशी लोग पहन रहे हैं, उनको देखने से वो बड़ी सुंदर दिख रही हैं। क्यों? अब ये नहीं देखेंगे कि वहां पे कैमरा कितने मेगापिक्सल का है जिससे उसकी फोटो शूट की गई है, उस फोटो को कितना एडिट किया गया है, कितना उस पर मेकअप किया गया है, वो नहीं देखेंगे हम। लेकिन नहीं, वो कपड़ों में वो पहने हैं इसलिए वो अच्छा दिख रहा है, इसलिए मैं वो कपड़ा पहनूंगा। हम ये नहीं देखेंगे कि उसके पीछे का क्या, वो तो देखिए भाई उसने कितना मेकअप करके रखा है, कितना पास से उसका वीडियो शूट किया गया है, तब जा करके वो सही इतना अच्छा दिख रहा है। आपको केवल कपड़ों से ही सुंदरता नहीं होती, आपके व्यवहार में सुंदरता लाइए ना। आपके सौंदर्य प्रसाधन, आजकल सौंदर्य प्रसाधन भी इस प्रकार के हो गए हैं कि जो एक क्रीम चल गई है, अगर आप लोगों से कहा जाए, मैं पूछूं कि एक किसी सौंदर्य क्रीम का नाम बताइए, जैसे ही मैंने कहा कि एक फेस क्रीम का नाम बता दीजिए, तो किसी के भी मुंह से निकलेगा फेयर लवली। फेयर लवली में ऐसा है क्या? उससे अच्छा तो हमारा एलोवेरा है। एलोवेरा को काटिए, उसको बीच में तोड़िए, पत्ते को बीच में तोड़िए और अपने चेहरे पर लगाइए, ना तो आपको कभी मुहासे होंगे, आपका चेहरा ग्लो करेगा और आपका चेहरा बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। 4 बार लगा के देखिए कि आपको फेयर लवली भूल जाएंगे आप लगाना। लेकिन नहीं, हम लगाएंगे फेयर लवली। क्यों? क्योंकि उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। तो सबसे अधिक परेशानी ये है कि जो पाश्चात्य विषय वस्तुएं हैं उनका प्रसार प्रसार इस प्रकार से हो रहा है कि हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में, हमारे वातावरण में वो रच बस गया पूरे तरीके से। इसलिए हम फेयर लवली और अन्य सौंदर्य प्रसाधनों का यूज करते हैं, जो कि हमारे वातावरण और हमारी त्वचा और हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। एक चीज को याद रख लीजिए, आप लोग सभी से निवेदन कर रहा हूं कि कोई भी औषधि, कोई भी खान पान, आप के जिस वायुमंडल में आप रह रहे हैं, जिस परिमंडल में आप हैं, जिस वातावरण में आप हैं, उसके अनुसार ही वहाँ का जो खान पान है, वहाँ की जो औषधियाँ हैं, वही आपको शूट करेंगी, वही आपको लगेंगी। अन्य को आप अगर उपयोग करते हैं, अन्य खान पान को और अन्य औषधियों को, तो वो आपके शरीर को हो सकता है कुछ क्षण के लिए, कुछ समय तक के लिए ठीक कर दें, लेकिन बाद में वो आपको नुकसान ही करेंगे। विश्वास नहीं हो तो आप लोग एक, जैसे इमली है, इमली किसी क्षेत्र में इमली को अधिक खाया जाता है, किसी क्षेत्र में इमली को खाया नहीं जाता। क्यों भाई? वहां के लिए, उस वातावरण के लिए इमली ठीक है, दूसरे वातावरण के लिए इमली ठीक नहीं है। जरूरी थोड़ी ना कि वो सबके लिए ठीक हो। कुछ बहुत सारी औषधियां हैं जो कि दूसरे देशों में होती हैं, उनको हम भी उपयोग कर रहे हैं और वो हमारे लिए ठीक नहीं है।
इसीलिए सभी से आग्रह है मेरा कि हम अपने खान पान वेशभूषा पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। सौंदर्य प्रसाधनों में भी अपने जो भारतीय सौंदर्य प्रसाधन हैं उनका उपयोग करें। फिर आता है खान पान का। खान पान में भी एक अच्छा शब्द चल गया, फास्ट फूड, जल्दी फूड। बस सामने पेश हुआ, तुरंत लिया चम्मच से और भर 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 भर, ना तो उसको पचाया ना कहीं गया, बस जीभ का स्वाद लिया और अंदर पेट में। अब वो क्या करेगा, एसिडिटी करेगा, परेशान करेगा, अपच होगी, कब्ज होगी और आप बीमार। फास्ट फूड। और तो एक सब हंसी आती है, किसी का व्रत हो तो उससे वो क्या कहता है आजकल, आज तो मेरा फास्ट है। भाई आज तुम्हारा फास्ट है मतलब है क्या, ये कोई नई चीज पैदा हो गई, आज मेरा फास्ट है। एक व्रत होता है, उपवास होता है, उस दिन केवल हम अल्पाहार करते हैं या रसाहार करते हैं या केवल एक ही समय भोजन करते हैं, कुछ खाते पीते नहीं, उसको हम व्रत या उपवास इस प्रकार से उसको कहते हैं। लेकिन ये क्या हो गया, हमारा फास्ट हो गया। भाई फास्ट मतलब हम व्रत रख रहे हैं, ये फास्ट है हमारा, ये नया शब्द उत्पन्न हो जाता है। तो समझ में नहीं आता कि हमारा युवा जा कहाँ रहा है। हम उसको व्रत भी तो कह सकते हैं, उपवास भी तो कह सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे फास्ट उसको। तो मेरा आग्रह यही है कि हम अपनी इस वेशभूषा को, खान पान को, इनमें थोड़ा सुधार लाएं। और अब समय भी अधिक हो गया है, मैं आगे बढ़ता हूँ। बात आती है हमारे संस्कारों पे। जब युवा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, खान पान वेशभूषा, कॉलेज में निकलता है, कॉलेज के बाद फिर जब युवा हो जाता है, परिपूर्ण युवा हो जाता है, जब फिर उसके सामने आता है प्रश्न कि मैं क्या करूं। अब भाई जब तक वो युवा हुआ, 3 साल व्यतीत हो गए, उसके बाद अब सोचेगा कि मैं क्या करूं, फिर तब तक समझ में आ जाता कि मैं गलत संगत में पड़ा हूं या कहाँ किसके बीच में हूं, सब कुछ मामला गड़बड़ हो जाता है। सोचता विचारता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उसके सामने कुछ रहता नहीं है कि मैं क्या करूं। क्यों? क्योंकि शिक्षा ही वैसी नहीं मिली। उसको यही नहीं पता कि धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या होता है। मैं धर्म करूं, धर्म से धन कमाऊं, फिर मोक्ष के प्रति, मोक्ष के लिए आगे बढ़ूं। वर्ण चार जो हमारे आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, सन्यास, वानप्रस्थ, हम उसको इनका अर्थ ही नहीं पता, क्योंकि पढ़ाई नहीं, शिक्षा व्यवस्था ही नहीं हुई। जब उसको ये चीजें पता होती तो आजकल के जो युवा के सामने जो प्रश्न खड़ा होता है ना कि अब मैं क्या करूं, मेरे सामने भी ये प्रश्न खड़ा होता है कि अब मैं क्या करूं। हर युवा के सामने यही प्रश्न खड़ा होता है कि अब मैं क्या करूं। तो उससे मेरा निवेदन है कि वो जाकर के गीता पढ़े, रामचरितमानस पढ़े, तब उसको समझ में आ जाएगा कि मुझे करना क्या चाहिए। और यही चीज अगर बचपन में पढ़ लेते तो आज ये प्रश्न खड़ा नहीं होता कि अब मैं क्या करूं। हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में है, हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् रामचरितमानस में है, हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनने जो पुस्तकें लिखी उन सब में है। हम अपने सभी प्रश्न वहाँ से हल कर सकते हैं। हमें किसी भी दूसरी संस्कृति की, दूसरी सभ्यता की आवश्यकता नहीं है। हम हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को जाने तो। समस्या उत्पन्न यहाँ होती है कि हमने हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को समझा नहीं। हम केवल बाजारवाद में, हम केवल भौतिकवाद में जो हमारे सामने जो परिदृश्य दिख रहा है उसकी तरफ देखते गए। हमने हमारी संस्कृति को नहीं, जो हमारा है उसको नहीं समझा हमने, बाकी दूसरे को समझा, दूसरे की बात मानी, दूसरे को देखा, हमने हमारा नहीं देखा। हमारे माता पिता ने जो हमारा नाम रखा है ना, यदि हम उस नाम को ही देख लें और उस नाम के बारे में ही पूरी जानकारी ले लें और हम सोचें कि हम उस नाम के अनुसार ही आचरण करें, तो भी हम पूरा सब कुछ समझ जाएंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम कैसा करेंगे? हमारा नाम होगा हनी सिंह, हम इस प्रकार की फालतू चीजें करेंगे। हम दूसरे देशों का अनुकरण करेंगे, दूसरी सभ्यताओं का अनुकरण करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि कहां गए हमारे वो युवा परशुराम जैसे, अपने माता पिता की बात मानने वाले, अपने माता पिता ने जो कह दिया उनकी बात सुनने वाले। आज क्या हो रहा है? आप लोग अभी कुछ दिनों पहले, 4 दिन पहले की एक घटना है, पास में इंदौर है, आप सब लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, नहीं होगा तो पढ़ें। एक नवयुवती ने
अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपनी माता पिता की हत्या कर दी और अपनी घर से 2 लाख रुपए लेकर के भाग गई कहीं से। और भागने के बाद फिर जब पकड़ी गई तो पूरा गुनाह कबूल कर लिया और सब बता दिया कि मैंने ऐसे से हत्या की। भाई, जिनने आपको पैदा किया, जिनने आपको पाला पोसा, जिनने आपको बड़ा कर दिया, तुमने उनकी हत्या कर दी। किसके लिए? मात्र क्षणभंगुर सुख के लिए। आपको इतनी समझ में नहीं आई कि आपको जिनने पाला है, जिनने पाला पोसा, जिनने बड़ा किया है, जिनके कारण आप हो, आप उनकी हत्या कर रहे हो। आप उनको उत्तर दे रहे हो, आप उनकी बात नहीं मान रहे हो। आपको जिनके कारण आप हो, जो इस जगत में आपको लाने का कारण बने, जिनके कारण तुम फले फूले हो, जिनके कारण, जिनका रक्त तुम्हारी भुजाओं में दौड़ रहा है, जिनके कारण तुम खड़े हुए हो, तुम उनको जवाब दे रहे हो बैठ करके, उनको वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हो। भाई क्यों? ऐसी हमारी संस्कृति तो नहीं थी, ऐसा हमारे यहां पे तो नहीं हुआ कभी। हमारे पूरे भारतीय सभ्यता में, पूरे भारतवर्ष में कभी कोई ऐसा नहीं मिला जो अपने पिता को इस प्रकार से जवाब दे दे, जो अपनी माता पिता की हत्या करवा दे। कैसे हुआ ये मात्र और मात्र पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य संस्कृति का अन्य देशों की या अन्य सभ्यताओं की देखा देखी अंधानुकरण से हुआ। क्यों? क्योंकि वो लव, वो आ रहा है ना अभी कुछ दिनों पहले, बाद में आने वाला है। क्या आएगा? ये 14, वो क्या होता है, अरे वो लव का कुछ जो होता है वो आएगा रोज डे, लव डे, फलाने डे, ढिकाने डे, इस प्रकार के डे मनने लगे हैं। हमारी सभ्यता में तो ऐसा डे नहीं था। एक और तो और वैलेंटाइन डे आने वाला है, जो कि उसके लिए लोग अपने माता पिताओं की हत्या कर देंगे। अब क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि मेरा बच्चा दूसरी जाति के या दूसरे किसी अन्य समुदाय में या किसी अन्य प्रकार की गलत संगतों में पड़े। बस इतना चाहते हैं बेचारे माता पिता, उनकी ये गलती है, वो रोकेंगे इसलिए। अब वो रोकेंगे तो हम उनकी हत्या कर देंगे भाई। क्यों? क्योंकि वो हमें रोक रहे हैं ना, वो सही गलत का भान करा रहे हैं, हमें सही बता रहे हैं, तो हम उनको, उनकी बात नहीं मानेंगे, उनको जवाब देंगे, अपने गुरु को जवाब देंगे हम, क्योंकि हमें वो सही से, हम जो भटके हुए हमें सही रास्ते पे दिखा रहा है। ये उसकी गलती है बेचारे की। मैं आह्वान करता हूं हमारे युवाओं का कि कहां गए हमारे राम, परशुराम, भीष्म पितामह, इस प्रकार के युवा। भीष्म पितामह का उदाहरण लीजिए। जब उनको पता चला कि उनके पिता देवी सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, भीष्म पितामह का नाम देवव्रत था, उस समय वो तरुण थे, युवा थे, और जब उनको पता चला कि मेरे पिता को देवी सत्यवती से प्रेम है और वो उनसे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन क्यों विवाह नहीं कर पा रहे हैं? केवल मेरे कारण कि मेरी संतान होगी तो उनको राजपाट देना पड़ेगा या कुछ और अन्य समस्याएं होंगी, तो वो पुत्र अपने पिता के लिए क्या कर देता है? अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है। मैं आजीवन, मैं देवव्रत शपथ लेता हूं, आजीवन विवाह नहीं करूंगा। पहले उनने क्या कहा? पहले कौन सी शपथ ली? कि मैं वचन देता हूं, मेरे जो बालक या बच्चे होंगे वो कभी आपका राज्य नहीं मांगेंगे, और वो उससे मैं स्वयं पहले उनने त्याग किया राजपाट का कि मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, आपके जो पुत्र होंगे वो ही राजा बनेंगे। लेकिन सत्यवती देवी को ये स्वीकार नहीं हुआ। उनने कहा तुम्हारे पुत्र हुए तो कहीं उनने मांग करी तो वो पुत्र अपने पिता के लिए प्रतिज्ञा करता है कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, मैं कभी शादी नहीं करूंगा। इस प्रकार के हमारे युवा थे, वो कहां चले गए? वो युवा है ही नहीं आज। आजकल के हमारे युवा हमारे माता पिता की बात नहीं मानते, क्षणभंगुर सुख के लिए वो उनको धोखा दे देते हैं। कहां गए परशुराम जैसे युवा जिनके पिता ने एक बार कहा कि अपने मां का शीश काट दो? परशुराम ने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं देखा, पिता की आज्ञा है, केवल यह सोच करके अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर जब पिता ने वरदान मांगने के लिए कहा तो उनने मांगा कि मेरी माता पुनः जीवित हो जाए, तो उनके पिता ने उसकी माता को पुनः जीवन किया। तो इस प्रकार के युवा कहां चले गए हमारे? कहां चले गए भगवान श्री राम जैसे युवा जो वचन मैंने दिया ही नहीं उसका पालन किया, जो वचन उनका था ही नहीं, उनके पिता ने वचन दिया वो उनका पिता भरे, लेकिन उनके पिता का वचन था कि हाँ
उनके पिता ने भी नहीं कहा। उनके पिता ने कहा कि मैं, हे राम, मैंने वचन दिया है तो मैं उसकी भरपाई करूंगा, तुम वन मत जाओ, तुम प्रजा से कहो कि वो प्रजा तुम्हारे साथ हो जाए और तुम विद्रोह कर दो। लेकिन नहीं, भगवान राम ने कहा कि आपका वचन की मैं रक्षा करूंगा, मैं बन जाऊंगा। इस प्रकार के युवा कहाँ चले गए? कहाँ चला गया राम, लक्ष्मण जैसा, भरत जैसा भाई, जिसने कहा कि मैं जाऊंगा भगवान श्री राम के साथ में, मैंने वचन दिया है, मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, तो मैं 14 बरस वनवास साथ में रहूंगा। क्या जरूरत थी लक्ष्मण को साथ में जाने की? भरत को पूरा राज्य मिल गया था, क्या जरूरत थी फालतू जाकर के उनके पीछे भटकने के लिए, कि चरण पादुकाएं ला करके सिंहासन पर रखने के लिए क्या आवश्यकता थी? अच्छे बड़े 14 वर्ष का राज करते और भगवान राम को दरी के मरवा डालते। लेकिन नहीं, हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में सिखाया गया है कि हमारा बड़ा, हमारा अग्रज पिता के समान है। लेकिन नहीं, यहां तो भाई भाई को मार देता है। कैसे? आजकल हम देख रहे हैं ना कि जो पूरा हमारा जीवन सिमट गया है, केवल धन पर आकर के सिमट गया। हमारे स्वार्थ की पूर्ति होना चाहिए। हमारे स्वार्थ की पूर्ति के लिए चाहे हमारा पिता हो तो हमारा दुश्मन है, हमारी स्वार्थ के पूर्ति के लिए हमारा भाई हो तो वो हमारा दुश्मन हो जाएगा, और तो और हमारा पुत्र भी है तो वो भी दुश्मन हो जाएगा हमारे स्वार्थ की पूर्ति होने के लिए। तो जो स्वार्थपूर्ण हमारी मनोदशा बन गई है, हमारा जो हृदय स्वार्थी हो गया है, उसके कारण ये बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। इस प्रकार हम पश्चिम अंधानुकरण कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिम में यही सिखाया जाता है, कमाओ, खाओ, सो जाओ, मर जाओ। वो कई सारी पहेलियां टाइप की जो होती हैं, उनमें बताया गया है कि कर्जा लेके घी पियो और घी पच जाएगा तो फिर तुमको कर्जा मांगने वाला कौन आएगा। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं उनका हम अंधानुकरण कर रहे हैं। कहाँ चली गई हमारी माताएं बहनें, सीता जैसी माताएं बहनें कहाँ चली गई? क्या जरूरत थी राम के साथ जाने की भाई? वो वनवास उनको मिला है तो राम जाएं। लेकिन नहीं, पतिव्रता नारी है, सती है, वो अपने पति का कभी संग नहीं छोड़ेगी। सुख में दुख में मैंने वचन लिए हैं, 7 फेरे लिए हैं, तो सुख में दुख में आपके साथ में रहूंगी, इसलिए वो 14 वर्ष वनवास गई। और तो और लक्ष्मण जी जब वनवास में थे तो उनकी जो पत्नी थी उर्मिला, उनने भी अयोध्या में रहकर वनवास जैसा ही समय व्यतीत किया। भरत ने जिस प्रकार से भगवान राम वनवास में समय व्यतीत कर रहे थे वनों में, उस प्रकार अपना वनवास में जिस प्रकार भगवान राम अपना समय व्यतीत कर रहे थे, उस प्रकार भरत ने भी अपना समय व्यतीत किया अयोध्या के बाहर कुटिया बना करके। क्या जरूरत थी? वो राजपाट का भोग करते। लेकिन नहीं, बड़े भाई के प्रति समर्पण है मेरा, वो देखा। पांडवों का उदाहरण लिया जाए तो पांडवों ने, जो युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर ने जुआ खेला, युधिष्ठिर ने द्यूत क्रीड़ा की। अन्य 4 भाइयों को क्या जरूरत थी उनका सहयोग करने की? वो हट सकते थे कि नहीं आपने किया है। युधिष्ठिर ने कहा भी कि आप 4 भाइयों को आवश्यकता नहीं है, ये द्यूत क्रीड़ा मैंने की है और मैं ही इसका जिम्मेदार हूं, तो आप लोग इसमें सहयोग मत कीजिए, आप लोग दूर जा सकते हैं। लेकिन उनने उनका साथ नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि हमारी सभ्यता में ऐसा है ही नहीं। हमारा भाई हमारे पिता के समान, हम उसकी बात मानेंगे, उसका सहयोग करेंगे पूरा। नहीं, इस प्रकार के युवा हमारे देश से चले गए हैं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। हमारे आज दिखने को नहीं मिल रहे हैं इस प्रकार के युवा, परशुराम जैसे, राम जैसे, जो अपने माता पिता की आज्ञा माने, अपने गुरु का आदर करें, अपने गुरु का आदर करें, अपने सभी लोगों को, सभी का अभिवादन करें, बड़ों का अभिवादन करें। इस प्रकार के युवा आज बिरले हो गए हैं। मैं आह्वान करता हूं कि इस प्रकार के युवा आएं, इस प्रकार के युवा पुनः जागृत हों, हमारी सभ्यता को अपनाएं। हमारी सभ्यता हमारी है ना, इसलिए हम उसको अपनाएं। हमारी जो चीज है, जो हमारा है, हम कम से कम उसको तो हम फलीभूत करें। हमारे पास जो हमारी सभ्यता है, इस प्रकार की सभ्यता दुनिया में दूसरी है ही नहीं। हमारे बहुत से इस प्रकार के संस्कार हैं जो कि संस्कारों का वैज्ञानिक महत्व है और विज्ञान ने भी उनको प्रमाणित किया है कि हाँ वो होते हैं, लेकिन उसके बाद में उन संस्कारों को मजाक में लेते हैं। हमारा युवा ही उनको मजाक करता है कि नहीं ये तो फालतू की चीज़ें ऐसे ही होती रहती, पुराने ज़माने में होती होगी।
पुराने ज़माने की चीज़ नहीं है भाई, अभी की है। आपको उसको करना है। आप जब उसको करेंगे तब आपका जीवन सफल होगा। एक छोटा सा उदाहरण है कि जब श्राद्ध पक्ष चलता है तो खीर बनाई जाती है। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि खीर खीर एक सबसे अच्छा भोजन है। जो व्यक्ति 2 बार खीर खाता है, कम से कम 2 बार खीर खाता है, तो उस गाय के दूध की खीर अगर माह में कम से कम 2 बार कोई व्यक्ति खाता है तो उसको डेंगू नहीं होगा। हमारे श्राद्ध पक्षों में खीर बनाई जाती है तो उसका युवा मजाक बनाते हैं। तो मेरा वही सबसे आग्रह है, निवेदन है कि हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, हमारी सभ्यता सर्वश्रेष्ठ है। हमें किसी भी अन्य सभ्यता की आवश्यकता नहीं है। हमें दूसरी सभ्यताओं के प्रति अपनी रुचि नहीं बढ़ानी चाहिए, और उसके लिए सबसे अच्छा कारण है कि हम अपनी सभ्यता को जानें। जब हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को जान जाएंगे तो दूसरे की हमें इच्छा नहीं होगी, दूसरी संस्कृति सभ्यता में हम नहीं जाएंगे। हमारी सभ्यता संस्कृति हमारे वेद पुराण उपनिषद, हमारे साहित्य में, हमारी वैदिक वाङ्मय में भरपूर्ण है। जितना हम कुछ नहीं पढ़ सकें, हम तो रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता को, हम गीता जयंती 25 तारीख को आने वाली है, सभी से आग्रह करता हूं कि गीता जयंती के दिन कम से कम गीता के 4 श्लोक पढ़ें तो समझ में आ जाएगा कि क्या होती है हमारी संस्कृति, क्या हमारी सभ्यता है, हमें किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष की ओर हम लोग आगे बढ़ें। अपने चारों जो आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, चारों आश्रमों को पूर्ण करें, चारों आश्रमों को समझें और धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ करना युवा का धर्म है, न कि हम किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे अपने ऊपर लागू करके उसको आगे बढ़ाते जाएं। क्योंकि यदि हम ठीक रहेंगे, हमारी युवा पीढ़ी ठीक रहेगी, तो हमारा देश ठीक रहेगा। किसी भी देश की, किसी भी सभ्यता संस्कृति की रीढ़ की हड्डी और उसका हृदय जो होता है वो युवा होता है। अगर युवा ही नहीं रहेगा, युवा ही दिशा भ्रमित हो जाएगा तो हम करेंगे क्या। आजकल हमारे युवा को एक नई आदत लग गई नशे की, और उस नशे को भी हमारे देवी देवताओं से जोड़ दिया गया। ये देखने की बात है, कहने आप लोग समझेंगे कि देवी देवताओं को भी नशे से जोड़ दिया। अरे नहीं, वो तो शिव जी का प्रसाद है। भाई काय का प्रसाद है? तुम अगर शिव जी का प्रसाद तो विष भी पी के देखो ना, समझ में आ जाएगा शिव जी का प्रसाद क्या है। तो इस प्रकार हम हमारी संस्कृति को ही दूषित कर रहे हैं, हम ही हमारी संस्कृति को दूषित कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। एक सबसे निवेदन है कि हमारे जो युवा हैं उन सभी से भी आग्रह है कि हम किसी भी संस्कृति को बिना सोचे समझे न अपनाएं, जो कि हम आजकल अपना रहे हैं, और अपनी संस्कृति को जानें समझें। हमारी वैज्ञानिक संस्कृति है, वैज्ञानिक सभ्यता है और अनुसंधानकृत है, शोधपरक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी नियम हमने बनाया और वो हमारे अनुसार चल रहा है और रूढ़िवादी हो तो हम ढोते आए, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको समझिए, आपको लगता है नहीं उसको परिष्कृत किया जाना है तो परिष्कृत कीजिए, फिर उसको लेकिन अपनाइए। भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, सर्वश्रेष्ठ सभ्यता है, उसको अपनाइए। अन्य सभ्यताओं को और अन्य संस्कृति इसी के साथ सभी को धन्यवाद। मैं फिर से वही आग्रह करूंगा कि पश्चिम अंधानुकरण छोड़ करके हम अपनी संस्कृति को जानें, सभ्यता को जानें, समझें और उसका पालन करें। और सभी माताओं, बहनों, भाइयों से आग्रह करता हूं, अगर मुझसे कुछ चूक हुई हो या मेरे कुछ शब्दों से आपको ठेस पहुंची हो या आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए पुनः पुनः क्षमा चाहता हूं। ठीक है। शनिधाम परिवार के सभी सदस्यों से आग्रह है कि सभी ने जो मुझे आज मौका दिया अपना विचार रखने का, यदि मुझसे कुछ त्रुटि हो गई हो तो सभी से क्षमा चाहता हूं कि क्षमा करें।
और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। आप लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, सबको धन्यवाद। फिर से वही आग्रह करता हूँ कि हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, इसको जानें, समझें और उसका पालन करें। अपने बड़ों की बात मानें, माता पिता को दुख न दें, जिनने हमको पाला है, जिनने हमको पोषा है। यदि हम उनको ही दुख देंगे तो हमारा जीवन ही निरर्थक है। बस इसी के साथ सभी को प्रणाम, नमस्कार, सभी का धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, सभी को धन्यवाद।